तो दोस्तों आज हो गया 7 मार्च 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी को कानूनी दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर दिल्ली के सीमाओं पर सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो गए हैं। किसानों ने अपनी पूर्व की घोषणा के अनुसार कल केएमपी एक्सप्रेसवे सहित दिल्ली के और आने वाले रास्ते को जाम कर शक्ति प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक यह नाकेबंदी रही। पलवल में किसानों ने केएमपी एक्सप्रेसवे जाम करने के दौरान लोकगीत और रागनी गाकर अपना विरोध दर्ज कराया है। इस दौरान सभी जगह धरना शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहा। इसके मद्देनजर शुक्रवार देर रात से ही सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। वहीं केएमपी एक्सप्रेसवे से जुड़े सीमावर्ती इलाके के जिला अधिकारियों को खुद व्यवस्था पर नजर रखने को कहा गया था। आज की दूसरी बड़ी खबर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने के मौके पर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि देश के अन्नदाता अपना अधिकार मांग रहे हैं और सरकार उन पर अत्याचार कर रही है। दरअसल ट्विटर पर राहुल गांधी ने लिखा है कि देश की सीमा पर जान बिछाते हैं जिनके बेटे, उनके लिए कीले बिछाई है दिल्ली की सीमा पर। अन्नदाता मांगे अधिकार, सरकार कर रहे अत्याचार। जी आपको बता दें कि कृषि कानून और तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने शुक्रवार को भी कई ट्वीट्स किए थे जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने लिखा था कि बीज बोकर जो धैर्य से फसल का इंतजार करते हैं, महीनों की प्रतीक्षा और खराब मौसम से वो नहीं डरते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने अभी पहले 2 चरणों के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बीजेपी ने टीएमसी छोड़ बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से टिकट दिया है। आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ रही है। उनके अलावा क्रिकेटर अशोक डिंडा को मोयना सीट से मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 8 चरणों में मतदान की शुरुआत होगी। पहले लिस्ट में बीजेपी ने अपनी पार्टी की ओर से 56 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जबकि सहयोगी पार्टी आजसू के लिए बीजेपी ने बागंडी सीट छोड़ दी है। आपको बता दें कि साल 2016 में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में महज 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि इस बार पार्टी ने पूरी ताकत के साथ बंगाल में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। बीजेपी ने राज्य में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी किया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए 27 मार्च को वोटिंग होगी। आज की चौथी बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में होने जा रही पंचायत चुनाव को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के रूप में लड़ेगी। पार्टी के चुनाव चिन्ह, झंडा और बैनर के बगैर उतरने वाले अपने समर्थक उम्मीदवारों के लिए सपा अपनी ताकत लगाएगी। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में सपा का मजबूत जनाधार है और इन चुनाव में मिलने वाली सफलता से पार्टी अपनी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाएगी। जानकारों का कहना है कि इस बार पंचायत चुनाव में उम्मीदवार निर्दलीय होंगे और उनका झंडा और चुनाव चिन्ह नहीं होगा। लेकिन हकीकत यह है कि सभी राजनीतिक दल अपने समर्थक उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकेंगे, जिससे अधिक सीटें अपनी झोली में कर सकेंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने भी विरोधी दल की काट के लिए जिला, ब्लॉक और गांव स्तर पर चुनावी गणित बैठानी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव इस ओर इशारा कर चुके हैं कि पंचायत चुनाव को गंभीरता से लड़ा जाएगा। आज की 5वीं बड़ी खबर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के गरीबों की जो मांग थी उसे हमने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था। राज्य में अगर गरीबों की सरकार होती तो वंचित समाज की सभी मांगे अब तक पूरी हो जाती, लेकिन बिहार की मौजूदा सरकार में गरीबों की कोई मांग पूरी नहीं होने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि एक पोलो रोड में शनिवार को रविदास चेतना मंच की ओर से आयोजित संत शिरोमणि गुरु रविदास के 644वीं जयंती समारोह में तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर खतरा है, उनके दिए गए आरक्षण को छीना जा रहा है। आज की छठी बड़ी खबर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पर साधा है निशाना। एमआईएम पार्टी के एमएलए खड़े होकर बिहार का दूसरा कैपिटल पूर्णिया बनाने का डिमांड करते हैं। मैं वाईएसआरसीपी से पूछना चाहता हूं, करनूल में हाईकोर्ट लगाने का वादा बात करे थे, कहां गया भाई? वो बोले थे नहीं बोले थे? अब कहां गया? अब हम जलसा नहीं करना, मीटिंग नहीं करना। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आपको एक आवाज की जरूरत है जो आपके मसाइल के लिए लड़ सके। और करनूल की म्युनिसिपैलिटी में 33 में खाली हमारे 7 लड़ रहे, 7 के 7 जिता दो आप। माँ बाप की जगह पे किसको डालते, डालो बीजेपी को छोड़ के। आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और एक अहम बात की तरफ आपकी तवज्जो में मबजूल कराना चाहता हूं। कोरोना शुरू हुआ आज से 1 साल पहले।
पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगा दिया गया। नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन के लिए टीवी पे आके कहा, भाइयों बहनों मित्रों 4 घंटे का टाइम दिए लॉकडाउन। अब लॉकडाउन ऐसा लगाया कि पूरी गरीब का कारोबार बर्बाद, बच्चों की नौकरियां चले गई, इस जितने कारोबार थे पूरे बंद हो गए। और जब लॉकडाउन उठाने की बात आई तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ने, भारत के वजीर आजम ने 6 दिन का टाइम दिया कि 6 दिन के बाद लॉकडाउन खत्म होगा। मगर जब लॉकडाउन शुरू हुआ लोगों की परेशानी बढ़ती गई, गरीब के पास खाने को खाना नहीं था, तो बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने पूरे लॉकडाउन और आपके ये कोविड का, कोरोना की जिम्मेदारी मुसलमानों पे डाल दी और ये कहा कि तबलीगी जमात जिम्मेदार है। तबलीगी जमात को जिम्मेदार बना दिया गया। तबलीगी जमात के दिल्ली के मरकज पर छापा मारा गया, उसको बंद किया गया। मैं बीजेपी गवर्नमेंट से, दिल्ली गवर्नमेंट से डिमांड करता हूं कि तबलीगी जमात के मरकज को फौरन खोला जाए दिल्ली के। आप बंद नहीं रख सकते, आपका बंद करना गलत है। इसलिए गलत है कि मालूम हो गया कि जितने कोर्ट में केसेस थे तबलीगी जमात के जिम्मेदारों के खिलाफ, एक के बाद एक कोर्ट में केस खत्म होते जा रहे हैं। हार रही है सरकार वहां पर। और ये बीजेपी की तरफ से सिर्फ मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत पैदा करने के लिए, इस्लाम के ताल्लुक से नफरत पैदा करने के लिए आपने तबलीगी जमात को जिम्मेदार करार दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि एक बीमारी को किसी मजहब से जोड़ दिया गया और संघ परिवार के लोगों ने कोरोना को भी कलमा पढ़ाकर उसको मुसलमान बना दिया। कभी ऐसा सुना आपने कि बीमारी का कोई मजहब होता? बीमारी का किसको भी बीमार हो सकते, कोई भी बीमार हो सकता, मगर नफरत पैदा करना था। मगर अल्लाह की जात बड़ी है, अल्लाह ने दिखा दिया कि झूठे ये हैं और झूठ का अल्लाह ने बता दिया, झूठे को उसके मंजिल पर पहुंचा दिया। तबलीगी जमात को बर्बाद करने के लिए ये लोग आए। अरे मेरे भाई, आंध्रा के लोग, आंध्रा की एक जमात लखनऊ में फंस गई थी। आप पूछो उन लोगों को, मैं बात किया, लखनऊ में एक जमात फंस गई थी, उसमें एक हमारी गुंटूर की बहन का हमल साकित हो गया। हमारी बहन प्रेग्नेंट थी, उसको फौरन दवाखाने को ले जाना था, मगर उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने देर कर दी। हमारी इस बहन का वो मिसकैरेज हो गया, गैर जरूरी उनको डाल के रखा गया था। कौन उठा रहा था, कौन जाकर ये कह रहा था कि कोरोना का ताल्लुक मुसलमानों से, तबलीगी जमात से नहीं है? कोई पार्टी थी सिवाय मजलिस के, कोई नहीं कह रहा था, सब डर रहे थे। हम बेबाक तरीके से टीवी पर जाकर प्रेस के जरिए से दुनिया को बता रहे थे कि इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है। मगर वो लोग जो आज वोट मांग रहे हैं, आकर बोल रहे हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम फुला हैं, हमको वोट दे दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि फिरका परस्ती का माहौल है। इस फिरका परस्ती के माहौल में मेरी आपसे दरमंदाना गुजारिश है कि 10 तारीख के दिन अपना एक वोट का इस्तेमाल करिए और एमआईएम पार्टी को अपना वोट देकर कामयाब करिए। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि जब लॉकडाउन चल रहा था तो गुंटूर के एक मुफ्ती साहब थे, मरहूम, उनका नाम गुंटूर के मुफ्ती साहब थे, उनकी सदारत में जलसा हुआ था CAA का, जमीयत उलमा के वो सदर भी थे। उनका इंतकाल हो गया और वहां के जिम्मेदार जो थे उन्होंने फोन करके बोला कि असद साहब, वो गुंटूर का कलेक्टर ये कह रहा है कि मुफ्ती साहब की लाश को दफनाएंगे नहीं, जला दिया जाएगा। मैं फौरन कलेक्टर से बात कर रहा, मेरा मिस्टर क्या कर रहे हैं आप? बोले नो सर, गवर्नमेंट का ऑर्डर है। मेरा कई का ऑर्डर है? मेरा हम जिंदा भी रहेंगे तो अपने पसंद के मजहब पर चलेंगे, मरेंगे भी तो अपने पसंद के मजहब के उसूल के मुताबिक जाएंगे। ये भारत का संविधान है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है। फौरन मैंने आपके हमारे वहां के नेल्लूर के
जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है गौतम रेड्डी को फोन लगाया